तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे और एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो आपका 2 अगस्त 2023 को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सीजीएल के प्रैक्टिस सेट कवर कराए थे, उससे पहले मैंने सीएचएसएल की क्लास ली थी जिसमें मैंने 2 तारीख को 2 अगस्त में आपकी फर्स्ट शिफ्ट कवर करा दी थी। अब ये सेकंड शिफ्ट में बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ। आप लोगों की डिमांड लास्ट क्लास में थी कि सर आपने मैंने इंग्लिश में लाया था वो क्लास, आप लोगों ने बोला सर बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो इस क्लास में मैं बाइलिंगुअल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही भाषा में ये क्वेश्चन है, पूरे 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपको पता है कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी सीएचएसएल के फॉर्म फिल हो रहे हैं भाई, लास्ट डेट कुछ ही समय में आने वाली है, अभी सर्वर अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टाइम से पहले फॉर्म फिल कर दें, नहीं तो सर्वर लास्ट वीक में डाउन हो जाता है। फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा, हम किस तरीके से फिल करें। चाहे आप रात में 2 बजे बैठकर करें या 3 बजे बैठकर करें, जब सर्वर डाउन होता है ना तो फिर चलता नहीं है। इससे बेस्ट ये है कि अभी आप बहुत सही समय है, आप फॉर्म फिल कर दें, फालतू में चीजों को टालें नहीं। जो जरूरी है वो काम पहले करें, है ना, नहीं तो फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, फिर रिग्रेट होगा लास्ट तक। ठीक है, और बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करें, फोटो वगैरह जो है सिग्नेचर वगैरह वो अच्छे से अपलोड करें, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका ये लास्ट चांस होता है फॉर्म भरने का, लास्ट चांस होता है एग्जाम देने का। वो भी बहुत ध्यान से, ऑनलाइन वालों के भरोसे आप फॉर्म फिल ना करें, खुद से फॉर्म फिल करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी बातें पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर रहा और ये क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, एसएससी सीएचएसएल का तो है ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई का, साधारण ब्याज का, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, एक कंप्यूटर नगद भुगतान 39,000 या नगद भुगतान के रूप में, देखो एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 में आता है या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद प्रत्येक 4200 की 5 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कंप्यूटर जो है वो 39,000 की कीमत में आ जाता है। यदि आप कैश में खरीदते हैं तो कंप्यूटर 39,000 में आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है। आप 39,000 देखेंगे आप कंप्यूटर लेकर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन उसने ये बोली है कि यदि आपके पास सिर्फ 19,000 रुपए हैं तो आप 19,000 कैश पेमेंट देकर बाकी का जो 20,000 है उसकी किस्त बनवा सकते हैं। 20,000 की आपकी किस्त बन जाएगी, तो 19,000 आपने जैसे दिया, आपका 20,000 की किस्त में कन्वर्ट हो जाएगा और किस्त में आपको 4200 रुपए प्रति माह की किस्त देना है। प्रति माह की किस्त देना है और कितनी किस्त देना है, 5 किस्तों में आपको जमा करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहां से मुझे एक बात बताइएगा, सर 20,000 रुपए तो ठीक है, मान लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 20,000 रुपए मैंने मान लिया कि सर 20,000 रुपए का पहले महीने में आप 20,000 रुपए आपको जो जमा करना है, तो एक महीने तक तो 20,000 पर ब्याज लगेगा। 1 मंथ, एक मंथ का ब्याज लगेगा इस पर। ठीक है, उसके बाद एक महीने के बाद, अंत में, एक महीने के अंत में आप क्या करेंगे ना, आप उसमें से कितना, 4200 रुपए आप चुका देंगे। 4200 चुका देंगे। 4200 चुकाने के बाद ये कितना बचेगा, 15,800 बचेगा। अब 15,800 पर फिर अगले एक महीने तक ब्याज लगेगा, जो भी ब्याज दर है हमको नहीं पता। ठीक है, एक महीने तक फिर ब्याज लगेगा और फिर आप उसमें से 4200 रुपए चुका देंगे। तो जैसे ही 4200 चुकाएंगे तो ये कितना बचेगा, 0061, 11,600। ठीक है, इस पर फिर एक महीने तक ब्याज लगेगा और फिर आप उसमें से कितना चुका देंगे, 4200 चुका देंगे। तो जैसे ही 4200 चुकाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 3 और ये 7, 7300 रुपए बचेगा। ठीक है, और फिर इस पर एक महीने तक फिर आपका ब्याज लगेगा और फिर आप इसमें से कितना चुका देंगे, एक सेकंड, ये माइनस सही करा हमने, 0 0 0 0 4200 हो रहा ना। ठीक है, 6 में से 2 गया, ये 4 आएगा, 7400 हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें एक महीने तक ब्याज लगेगा और इसमें से आप फिर 4200 घटा देंगे। वो 4200 घटाने के बाद कितना बचेगा आपका, 0 0 2 और 3, 3200 रुपए बचेगा और इस पर फिर एक महीने तक ब्याज लगेगा। मुझे एक बात बताइए, ये 5 महीने कंप्लीट हो गए आपके, 3 4 5, 5 महीने कंप्लीट हो गए। इस 5 महीने में मुझे एक बात ध्यान से बताइएगा, इन सब पर एक एक महीने का ब्याज लग रहा है। यदि मैं एक महीने को कॉमन ले लूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि सर 2,000, सॉरी 20,000 प्लस 15,800 प्लस 11,600 प्लस 7,400 प्लस 3,200, इन सभी को यदि मैं ऐड कर दूंगा, इन सभी पर टोटल एक महीने का ब्याज लग रहा है। यदि मैंने 1 मंथ को कॉमन ले लिया तो एक महीने का ब्याज लग रहा है। तो हम यहाँ से शॉर्ट में एक बात बोल सकता हूं मैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, इन सबको मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा, देखिए 20,000 और 15,000 कितना हो जाएगा, 35,800। 35,800 में ये जोड़ दूंगा 200, तो 35,800 36,000 हो जाएगा, 3 39,000। 39,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,400।
46,400 में 600 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 46,400, तो 47,000 हो जाएगा। 47,000 अर्थात 58,000 हो जा रहा टोटल। तो 58,000 पर एक महीने का ब्याज, 1 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? एक बात बताइएगा, यहाँ 20,000 रुपये आप टोटल आपको पे करना था, और 4200 की किस्त में आपने 5 किस्त में पे करा, तो टोटल आप 21,000 रुपये पे कर रहे हैं 5 किस्तों में। तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपये तो ब्याज पे करा ना, और वही 1,000 इसके बराबर होगा। तो सर 5,000 का एक महीने का ब्याज 1,000 रुपये है। तो सॉरी 58,000 का, तो 58,000 पर 12 महीने मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो आप बोलेंगे सर 12 महीने मतलब 1 साल बोल सकते हैं इसको। तो सर 58,000 पर 1 साल का ब्याज 12,000 रुपये हो रहा है। 58,000 का 1 साल का ब्याज 12,000 रुपये हो रहा है। लेकिन ब्याज दर क्या होती है? ब्याज दर की परिभाषा होती है प्रति वर्ष। तो सर प्रति वर्ष तो आ गया 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। तो सर ये तो 58,000 पर मिल रहा है, तो 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा? तो 12,000 ब्याज मिल रहा है कितने पर? 58,000 पर। और यही 100 रुपये पर मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो सुन सा बसुन प्यार की धुन, ठीक है, ये कट जाएगा। 2 6 12, 2 29 तो 600 अपॉन में 29 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 600 अपॉन में 29 आ जाएगा। 29 20 ज़ा 580 हो जाएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा। तो 20 अपॉन 29% इसका आंसर है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। रिपीट करिएगा बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिख करवाता हूँ, मैं डबल अगली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आ जाएगा, इतने अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार के मैं सोच रहा हूँ जो इस प्रकार के क्वेश्चन, जो टफ टफ क्वेश्चन आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनकी एक क्लास लेकर आ जाता हूँ टॉपिक वाइज, जो जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं उन क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, यदि दो वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 और 4 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियाई आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया है पहले भी। जो डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, माइनस में देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। एक सेकेंड, 12 का स्क्वायर 144, माइनस में 981, ठीक है। हाँ, और माइनस में हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर डायरेक्ट पूछता तो उसके में कुछ नहीं होता सर, डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाता है, बस इतना सा चेंज आता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, माइनस में दोनों रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। 81 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 6, तो अंडर रूट में 63 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। रामाज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 रुपए है, तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भैया रामाज्ञा ने क्या करा, एक कंप्यूटर बेचा 3 डिस्काउंट पर, जिसमें 36,000 रुपए की राशि पर वो MP उसकी दी हुई है, अंकित दिया हुआ है, अंकित मूल्य। तो आपको इस पे 3 छूट देकर आपको निकालना है। भैया इसका देखो, ये है तो स्टिल कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, तो मेरी ये सलाह रहेगी आप पर कि यदि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, तो इस क्वेश्चन को पहली नजर में देखकर फटाक से आगे बढ़ जाना है। जितना जल्दी जो आगे बढ़ जाएगा वो उतना प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करना जरूर बताऊंगा। देखिए, जो ऑप्शंस है ना, वो भी सब आसपास ही है, देखो सब आसपास है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हमको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा लगभग, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको कोशिश ये करें कि इसको आप स्किप करके पहले आगे बढ़ जाएं, लास्ट में फिर टाइम निकाल कर डबल इस पर आए, ठीक है, ताकि इसके कारण आगे के इजी क्वेश्चन ना छूटे आपके, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, पहला डिस्काउंट इसमें 18% का दिया है। 18% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है सर कि इसको कितने में बेचा। तो आप बोलेंगे सर देखिए, इसको 18% का डिस्काउंट देकर अगर इसको बेचा, तो मैं बोल दूंगा सर इसको 82% में बेचा मैंने। कितने में बेचा, 82% में बेचा। तो मैं क्या करूंगा, 36,000 का 82% निकाल दूंगा। तो 82% से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 82 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 0। 82 6 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट करना है स्प्लिट मेथड से, मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड पहले भी समझाई हुई है। तो क्या करेंगे, 8 6 48, 480, और 2 6 12, 480 और 12 492, 492 का 2 आ जाएगा, 49 इधर आ जाएगा। 82 3 जा कितना हो जाएगा, तो 240 और 6 246। 246 में 5 जोड़ूंगा, 296, 296 से 1 गया, 295, 295, तो कितना हो जाएगा, 29520। अब आगे डिस्काउंट दे रहा है 12% का। 12% का डिस्काउंट देने का मतलब है, आप बोलेंगे सर इसको 88% में बेचना, राइट।
तो हम इसको 88% में बेचेंगे, मतलब आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, 29520 का 88%, परसेंट हटाकर नीचे 100 था, 2 जीरो कटेंगे, 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, 88 जीरो सा 88, 88 टू सा कितना हो जाएगा 176, 176 का 6 आ जाएगा, 17 कैरी ओवर आ जाएगा। 88 फाइव सा कितना हो जाएगा 440, 440 में 70 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 457, 457 का 7 आ जाएगा, 45 कैरी ओवर। 88 नाइन से कितना हो जाएगा, तो 89 से 720 और 72, 720 72 792, 792 में अगर आप 45 ऐड करते हैं, देखो 792 है ना, तो मैं बोलता हूँ 45 ऐड करने से बेस्ट है पहले 5 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 792 और 5 797, 797 में 40 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 797 में 40 ऐड करना, तो 837 हो जाएगा, 837 का 7 आ जाएगा, 83 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 88 टू सा कितना हो जाएगा, अगेन वही 176, 176 में 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 179, 179 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 259, तो कितना आ गया 25,977.60। अब इसमें फिर डिस्काउंट देना 5% का। अच्छा 5% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है सर, इसका 10% तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कितना होगा 25,907,760, एक के पहले एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, वो 10% होता है, और इसका 5% निकालने का तरीका क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो 2 वन जा 2 टू जा 4, 2 नाइन जा 18, 2 एट जा 16, 2 एट जा 16, 2 एट जा 16, 0। तो और पॉइंट वगैरह तो लगेंगे ही ना, एक सेकंड, ये पॉइंट हमने रिमूव नहीं किया ना, 3 के पहले पॉइंट आएगा 1298 के समथिंग। इसमें से आप एक काम करो, 1298 माइनस कर दो, 1298 माइनस कर दो, ठीक है 80 जाने दो, तो 1298 माइनस कर दो, 0.60 रहने दो, 17 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 6। कुछ गलत आ रहा है भाई, देख लेते हैं, 17 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9 आएगा ना, ठीक है 17 से 8 गया 9 आ गया, इधर 6, इधर से 1 लेंगे तो 16 में से 9 गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 24679, 24679, देखो भैया यही आ रहा है अप्रॉक्स 24679, तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन क्यों आया आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने ये खा गए, पॉइंट के बाद वाला डिजिट खा गए, इसलिए, नहीं तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो एज इट इज आ जाता। क्या इतनी बात क्लियर होगी, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इसको हम स्किप करने का भी सोच सकते हैं, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करने के लिए, स्मार्ट वर्क करना हमको एग्जाम में, सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते। द नंबर ऑफ स्टेशन इन 4 डिफरेंट सिटीज ए बी सी डी आर गिवन बिलो, 700 इसमें है, 800 इसमें, इसमें 2100 है, जिसमें दो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं 1200 और 900, ठीक है। इसमें बोला था एंगल मेड बाय सिटी सी एंड डी ऑन पाई चार्ट आर ब्लैंक डिग्री एंड ब्लैंक डिग्री। भैया सी में कितना डिग्री बन रहा है पहले देखते हैं, तो सर सी कौन सा कलर है, ये वाला, ये कलर है, तो सी में 1200 बन रहा है, कितने में से, तो टोटल कितना है सर 700 800 1500 और 2100, तो 3600 हो जाएगा, 2600, हाँ 3600, और कितने का डिग्री में निकालना 360 का मल्टीप्लाई, जिस तरीके से परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी प्रकार से डिग्री में जाने के लिए 360 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, 12 3 जा 36, 3 120 जा, तो 120 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा भाई, पहला वाला सॉल्व करना ही नहीं है, दूसरा वाला भी इसी प्रकार से निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, देखो वो डीसीटी का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको अभी बताई थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकलेगी, ठीक है। तो क्या बोला है, द सेंटर ऑफ टू सर्कल आर 35 सेंटीमीटर अपार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा माइनस में दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यही मैंने समझाया था आपको। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ए प्लस बी हो जाएगा 40, ए माइनस बी हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1200, और अंडर रूट 1200 को हम क्या लिख सकते हैं 400 इंटू 3, अंडर रूट 400 बाहर आएगा तो हो जाएगा 20 रूट 3, 20 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यूब ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू निकालना है भैया। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है बीज गणित में, एलजेब्रा में, वो कुछ इस प्रकार होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab, ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4401, ए माइनस बी 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा प्लस 3ab, ठीक है। 9 से काट देते हैं, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा
408 इज इक्वल टू 3 AB। तो 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो AB 136 आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप इज 12 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। फाइंड कंबाइंड एवरेज ऑफ द ग्रुप। आपको ग्रुप का कंबाइंड एवरेज सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ग्रुप ए की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ। ग्रुप ए में 12 किलो वजन है ग्रुप ए वालों का, और ग्रुप बी वालों का 24 किलो वजन है। ग्रुप ए में जो लोग हैं उनकी टोटल संख्या, नंबर जो मैं बोल सकता हूँ, देखो ये तो एवरेज हो गया। नंबर बोलूंगा वो 1:2 में, तो हम इनको ही एक्चुअल मान लेते हैं ना, क्या जाता है, मान लेते हैं एक लोग इसमें है और 2 लोग इसमें। तो एवरेज का यदि मैं नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से सम आता है। तो यहाँ पर जब भी हम एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उससे यहाँ पर सम आता है। तो 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम टोटल। और 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो टोटल सम यदि मैं बात करता हूँ, तो टोटल सम यहाँ पर लोगों का आ रहा है, वो कितना आ रहा है, दोनों ही ग्रुप का मिलाकर, ए और बी का मिलाकर। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप का मिलाकर कितना आ रहा है, 60 किलोग्राम आ रहा है। और टोटल दोनों ग्रुप में टोटल नंबर्स कितने हैं, तो हम बोलेंगे 1 + 2 = 3। तो बस इनका एवरेज यदि निकालना है तो वो हो जाएगा 20 किलोग्राम। ठीक है, ये 20 किलोग्राम। आगे दिया है ए 60 डिग्री है, बी इतना डिग्री है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी निकालिए। भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में साइन ए प्लस बी मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसके अकॉर्डिंग ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 60 + 30 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री हर व्यक्ति को याद होना चाहिए 1 होता है। ठीक है, ए प्लस 1/a गिवन है आपके पास, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकाल दीजिए, तो ये वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए प्लस 1/a यदि के दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर यदि निकालना है, तो वो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर माइनस में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3/4 मल्टीप्लाई में 34। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 जा 14, 17 3 जा कितना हो जाएगा 51/2। तो आंसर आ जाएगा 25.2, क्योंकि इसका मतलब होता है 25.5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। A is working partner and B is sleeping partner in a business. A invested 30,000 and B invested 50,000. A received 20% profit for managing the business and rest is divided in proportion to their capital. What does B get out of the profit of 10,000? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। एक व्यापार में, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक व्यापार में ए एक कामकाजी भागीदार है, मतलब एक वर्क करता है पूरा, और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। निष्क्रिय भागीदार का मतलब ये होता है, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ पैसे लगा रहा है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन ए का बोला है ना वर्किंग पार्टनर, मतलब वो पैसे भी लगा रहा है। देखिए 30,000 इन्वेस्ट भी किया, लेकिन स्टिल उसके बाद वो काम भी कर रहा है, तो काम करने का उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% मिलता है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ना, जो भी प्रॉफिट होगा ना, पहले उसका इसको 20% मिल जाएगा। तो सर यहाँ पर बोला गया है कि इनको जो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का लाभ है ना, तो 10,000 का लाभ है, तो सर 10,000 के लाभ में ए का जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, वो ए का प्रॉफिट कितना आ गया 20%। तो 20% कितना हो जाएगा इसका 2,000। तो ए को 2,000 मिल गया, तो अब बचा कितना 8,000 प्रॉफिट। अब ये जो 8,000 प्रॉफिट है ना, वो बोल रहा है 8,000 प्रॉफिट ए रिसीव्स 20% प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। 8,000 में से अब ए और बी को विभाजित होगा किस रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया था। तो भैया ए और बी ने किस रेशो में पैसा लगाया, आप देखिए 30,000 और 50,000, तो इनका रेशो 3:5 बन रहा है। ठीक है, तो सर इनका जो विभाजित होगा वो 3/5 में होगा। इसका मतलब ये 3,000 रुपए इसको मिल रहा होगा, इसको 5,000 मिल रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा कि बी को कितना मिल रहा है प्रॉफिट, तो हम बोलेंगे बी को 5,000 मिल रहा है। अच्छा, यदि आपसे पूछा कि ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ए को 3,000 नहीं, ए को 3,000 + 2,000, ए को भी 5,000 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ए को 2,000 रुपए ये वाला एक्स्ट्रा मिल रहा है, पैसे कम लगा है, इसके बाद भी वो काम कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हमेशा यही होता है, जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो वर्किंग पार्टनर होता है वो पैसे के साथ साथ काम भी करता है, तो उस काम का उसको एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बिलो डेटा गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5th 6th 8th एंड 7th। विच क्लास इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। चलिए देखते हैं, तो इसमें कितना हो रहा है, 60 50 100 10 110 और 8 5 13 123 के समथिंग हो रहा है इसमें, 123। ये तो 123 बन नहीं रहा है, मतलब उससे छोटा ही आ रहा है, ये 120 के समथिंग ही आ रहा है, और 122 आ रहा है, और ये भी 120 ही आ रहा है। तो एक ही होगा भैया, क्लास 5th में ही सबसे मैक्सिमम होंगे। इजी क्वेश्चन था। इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपेयर में मिल्क की क्वांटिटी डबल है।
ये सही है। टू पास क्वालिटी स्टैंडर्ड, यदि इनको क्वालिटी स्टैंडर्ड पास करना है तो 90% मिल्क होना ही चाहिए भैया। कितना मिल्क होना चाहिए? 90% मिल्क होना ही चाहिए। और यदि सॉल्यूशन मान लेते हैं 20 लीटर है टोटल, वॉल्यूम मतलब लीटर ही होता है कि टोटल क्वांटिटी इतनी है, तो आपको प्योर मिल्क कितना ऐड करना पड़ेगा? मुझे एक बात बताइए, यदि वो बोल रहे हैं 90% मिल्क करना है, अभी एक्चुअल में मिल्क कितना है? तो आप बोलेंगे सर, बोलेंगे आप मिल्क अभी सर एक्चुअल में 2 है, लेकिन 2 तो है, 2 कितना परसेंट है सर? तो आप बोलेंगे एक्चुअल में मिल्क जो है ना, वो टोटल देखें हम यदि ध्यान से, तो टोटल का कितना, 2 और 1 3, 3 में से 2 है। ये पॉइंट में आएगा, इसलिए अपन इसको ऐसा नहीं करेंगे। हम्म दूसरा तरीका देख लो इसका। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पर टोटल 3 है ना, 3 का मतलब टोटल 3 क्वांटिटी है। हमने वी वॉल्यूम वही मान लिया कि टोटल 3 क्वांटिटी है। अच्छा, बाद में बोल रहा है 90% क्या हो जाएगा? मिल्क। तो 90% मिल्क का मतलब ये होता है कि 9 मिल्क है तो 1 पानी है। तो आप देखिए भैया, 9 मिल्क 1 पानी है तो कितना मिलाया गया होगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें कहीं ना कहीं 7 मिलाया गया होगा। 7 मिलाया गया होगा कितने में से टोटल? तो 7/3 मिलाया गया होगा टोटल। कितने का? वी का। वी लीटर बोला था ना, तो 7 मिलाया गया टोटल कितने पर? टोटल 3 पर। तो 7/3 हिस्सा मिलाया वी लीटर पर, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6? इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता है? 6 से डिवाइड होने का मतलब है 2 से भी हो 3 से भी हो। तो सर 2 से तो सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट अंक सभी का 2 से कट रहा है तो 2 से पूरे कटेंगे। 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो इसमें देखते हैं सर, 3 से विभाजित होने के लिए 7, ये 9 तो कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा, 2 1 3, ये पूरा 3 से कट रहा है। ये 9 कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 2 1 3, ये भी कट रहा है सर। दोनों कट रहे हैं सर, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। 8 9 10 और 10 20, ये नहीं कट रहा सर, यही आंसर होना चाहिए। ये देखिए, 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 बन गया, ये भी 9 है, 8 4 12, ये भी कट रहा है, तो ये भी कट रहा है सर, यही आंसर है तीसरा वाला। तो तीसरा अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आंसर है, मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन आंसर है। ठीक है। A man boy, a man buys a toy car for rupees 225 and sell it for rupees इतना। फाइंड लॉस परसेंट। कितना टफ क्वेश्चन पूछा भैया, DHSL के इतिहास का टफ क्वेश्चन है। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? तो आप बोलेंगे 15 का डिस्काउंट 225 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 15 15 सा होता है 225, तो 1/15 निकालना है तो वो 6.66 होता है। इसको अप्रोक्स करके हम 6.67 लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपको दिख रहा होगा। इन ट्राइंगल एबीसी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड बीसी मीट एबी एंड एसी एट पॉइंट पी एंड क्यू। एबीसी त्रिभुज में, देखिए एबीसी एक त्रिभुज है आपका, लिख लेता हूं पहले मैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी, जिसमें क्या बोला जा रहा है? द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी मीट ए बी एंड एसी। एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है बीसी के, जो ए बी और एसी पर मिलती है पी और क्यू पॉइंट पर। पी और क्यू पॉइंट पर ये पैरेलल है भैया। अच्छा, पैरेलल होने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। और कॉन्ग्रुएंसी का रूल पता है, मैंने लास्ट क्लास का जो एसएससी सीजीएल का सेट कराया ना, उसमें यही पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये होता है, सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस नहीं है, सिमिलर है। और सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना। देखो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क समझ लो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है डिक्टो सेम होना। डिक्टो सेम होना, डिक्टो सेम होने का मतलब क्या? जैसा वो है वैसा ही ये है, बिल्कुल सेम, शेप में और साइज में दोनों में बराबर। लेकिन सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ शेप में बराबर हो, साइज में बराबर ना भी हो तो चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा हाथ है, आपको दिख रहा है। इसके कंपेयर में अगर मैं एक छोटा हाथ लाऊंगा, तो शेप तो उस हाथ का भी वही होगा, तो वो दोनों हाथ सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अगर दो हाथ सेम ही प्रकार के मैं ले आता हूँ, सेम प्रकार के, जिनका शेप साइज सब कुछ सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल की। और जब भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है कि यदि मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाला लिया, तो बड़े वाले ट्राइंगल का भी इसी एंगल के सामने का लूंगा, ये वाली साइड। इस ट्राइंगल में अगर ये साइड ली है तो इस ट्राइंगल में ये वाली लूंगा, इस तरीके से। ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि एपी बराबर है क्यूसी के। एपी बराबर है क्यूसी के, तो एपी क्यूसी के बराबर है, मान लेता हूं एपी एक्स है और क्यूसी भी एक्स है। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं। द लेंथ ऑफ ए बी 16, लेंथ ऑफ ए बी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और ए क्यू दी हुई है आपको ये वाली 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 4 + एक्स हो जाएगी ना। आपसे बोल रहा है लेंथ ऑफ सी क्यू निकालिए। सी क्यू की लेंथ मतलब एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। भैया देखिए, मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? पूरा रब हो गया ना। फिर से देख लो, मिटा दिया गलती से मैंने। कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। ए बी सी पी क्यू एक्स 4 एक्स 16 और ये हो जाएगा 4 + एक्स। मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा रहा हूँ, और कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये कहता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं मैं करस्पॉन्डिंग साइड ये लेता हूँ। देखिए हमको एक्स से मतलब है ना, तो ये लाइन ये साइड ना ले, क्योंकि हमको ना तो ये पता ना ये पता है, तो इसलिए सिर्फ ये एंगल लेंगे और ये वाले एंगल लेंगे। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? 4। अब इसी के कंपेयर में ये वाला एंगल सिमिलर होना चाहिए, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई? पूरी 4 + एक्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। इसमें देखिए इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई? एक्स। इस पूरे में ये वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी? 16। ये बराबर होगा। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 64 इज इक्वल टू 4x + x²। तो x² + 4x माइनस में 64 हो जाएगा। भैया इसको श्री धराचार्य फॉर्मूले के अलावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा है। ऑप्शन देखकर समझ में आ जाता है कि धराचार्य फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए तो धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये तो होता है, लेकिन इसके आगे की भी क्या छूट रही स्टेप देखिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पर बोला गया है कि 64 इज इक्वल टू, ये सब आ गया, मैं ये धराचार्य फॉर्मूला का ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा नहीं है एक्चुअल में, ये डिविडेंड निकालने का, इससे रहने दीजिए। पूरा फॉर्मूला लगाइए। पूरा फॉर्मूला क्या होगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। धराचार्य फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्री धराचार्य जी ने दिया था हमको। ठीक है, अगर आज ये फॉर्मूला नहीं होता तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए देखते। तो -b क्या है? b क्या होता है भैया? देखिए x² के साथ का कॉफिशिएंट a कहलाता है, x के साथ वाला कॉफिशिएंट b कहलाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c कहलाता है। तो यहाँ पर b क्या है? तो आप बोलेंगे 4 है। यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ना, तो -b मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac मतलब 16 माइनस में 4ac, तो कितना हो जाएगा? 4 ए कितना है? 1 सी कितना है? माइनस का 64, तो माइनस का 64 तो ये प्लस बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2a। तो a कितना है? 2 इंटू में a कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ये -4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16 + 64 इंटू 4। तो कॉमन यदि मैं 16 ले लेता हूँ, तो 16 कॉमन लेकर बाहर आएगा, तो ये 4 1 करा जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 16, 4 4 16, 16 तो 17 हो जाएगा। तो और नीचे 2 भी चल रहा है डिवाइड में, ये 2 से काट देंगे, 2 2 जा, ये 2 2 जा, तो ऑप्शन में क्या बचेगा? 2 माइनस का 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 17। ये आ रहा है भैया। अब आपको आंसर में देखकर कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, कि एक आंसर ये दिख रहा है 17 वाला, तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सर कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये प्लस का आएगा। क्यों प्लस का आएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये 17 है, तो ये अप्रॉक्स, देखिए 16 रूट होता था वो 4 हो जाता है, ये 4 पॉइंट समथिंग ही मान लें। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो 8 हो जाएगा, और यदि मैं इसको माइनस मानता हूं ना, तो -2 और -4 करेंगे तो -6 के समथिंग आंसर आएगा। और कभी भी x जो है वो एक लेंथ है, कभी भी लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। आपकी लंबाई माइनस में डिवाइड फाइंड ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसका आंसर माइनस में नहीं आने के लिए हम माइनस को इग्नोर करेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना जाएगा? -2 + 2 अंडर रूट 17 वाला, जिसको अपोजिट करके लिखा गया है ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ गया? भाई समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है। अमन wants to get his spherical overhead water tank having a diameter of 7 सेंटीमीटर। भैया डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना जाएगा? 7/2 मीटर, मीटर में दिया हुआ। इसको पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 13 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की कॉस्ट निकालना, तो स्फीयर शेप का है भैया, तो एरिया पर ही तो पेंट किया जाता है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। राइट, तो हो जाएगा 4 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में r² कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 7/2। वो 13 के रेट से इसको करना है, तो इंटू इसमें 13 कर देंगे ना, 13 रुपए के रेट से करना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 से कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 हाँ 22 7 से कर दीजिए, तो 7 2 जा 14 का 4 1 यहाँ, और 15 154 इंटू में 13 हो जाएगा। 13 4 जा 52 का 2, 15 यहाँ 5 यहाँ, 70 का 0 7 यहाँ, 13 वन 13 और 7 20, तो 2002 इसका आंसर है। वैसे तो आपका यूनिट डिजिट के बाद यहाँ से आंसर आ ही जाना था, आपको सॉल्व करना ही नहीं था आगे। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
17 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट समझाना पड़ेगा इसमें सबसे पहले। अब हमने अभी तक पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि पाई का मतलब 22/7 होता है, लेकिन भैया याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। एंगल की बात करें तो वो 180 डिग्री में होता है, ठीक है। डिग्री में वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये डिग्री नहीं होता है, तो सर यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। तो साइन 180 माइनस थीटा है। 180 कहाँ होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। इसमें फंक्शन चेंज होता है, इस लाइन में हमेशा ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। ये पहले मैं समझा चुका हूं आपको। और इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसमें फंक्शन चेंज होता है, होता है। और इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसमें होता है। तो सर यहाँ पर बोला 180 माइनस थीटा, तो मतलब यहाँ से 180 से कनेक्ट है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं पूरे क्वाड्रेंट, सभी सभी रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव का। उसके बाद ये 90 होता है, देखो 90 है ना, 180 डिवाइड बाई 2, तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या, 90 से इधर माइनस करेंगे तो 90 से कनेक्ट है, तो साइन तो चेंज हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में, कॉस में। और यहां पर आने के बाद यहाँ पर भैया क्या होता है, तो यहाँ पर एक सेकंड, ऑल पॉजिटिव यहाँ होता है, ये ऑल पॉजिटिव होता है, और यहाँ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है। तो साइन वाली बात थी, तो साइन तो पॉजिटिव हो ही गया, और यहाँ पर कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए, आपने दुनिया में साइन और कॉस को जब बराबर होंगे तभी जीरो आते दिखा होगा ना। मतलब दो नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ और वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों बराबर है। माइनस का मतलब डिफरेंस ही तो होता है ना, अंतर। यदि अंतर जीरो है, इसका मतलब वो दोनों बराबर है। और दो चीज बराबर कब होगी, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं, 45 डिग्री पर। तो यहाँ से थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री, पुट कर दीजिए। साइन 45 पुट करेंगे तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2, और डिवाइड करेंगे तो √2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ मूवी टिकट इंक्रीज बाय 12.5%, मूवी के टिकट का प्राइस यदि 12.5% बढ़ गया, 12.5% मतलब 12.5% को शास्त्र में 1/8 के नाम से जाना जाता है, फ्रैक्शन में 1/8 के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले 8 प्राइस था तो बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ टिकट, टिकट की जो सेल है उसमें भी डिफरेंस आ गया, वो 8.5% बढ़ गई। अच्छा 8.5% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 8.5% को मैं लिख सकता हूँ 17/2, 17/2% लिख सकता हूँ। वो परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, तो 17/200 आ जाएगा, फ्रैक्शन में 17/200, मतलब 200 की चीज से अब सेल बढ़कर कितनी हो गई, 200, 217 हो गई, ठीक है। चलिए, तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिट इनकम में कितना चेंज आया, तो भैया प्राइस और सेल का मल्टीप्लाई होकर ही तो इनकम आती है। तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1600, और यहाँ पर इनकम मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 7 जा 63 का 3 और 5 और 9, तो ये 1953 आ गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे सर 353 इंक्रीज हुआ कितने पर, 1600 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सा बसुन प्यार की धुन। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 22 पॉइंट, और 32 का 1 बचा ना, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दो एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है ना, एक जीरो ही बढ़ेगा ना, दो जीरो बढ़ जाएंगे, फिर 16 6 96 हो जाएगा, तो ये 22.06 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, नीचे दी गई तालिका में तालिका एक कॉलेज में अलग अलग विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और लड़कियों का प्रतिशत बता रहे हैं। देखो भैया हिंदी में बोला गया है छात्रों की संख्या 110 है, तो लड़कियों का प्रतिशत उसमें 60% और 40% लड़के हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश अगर 70 लोग हैं टोटल स्टूडेंट, तो उसमें से 50% लड़कियां 50% लड़के हैं। तो हमको निकालना क्या है कि अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, तो अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़की कितनी है सर, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले 70 लोग हैं, 70 में से 50% लड़कियां हैं, तो 70 का 50% तो 35 हो जाएगा, तो ये 50% लड़कियां आ गई। और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियां, कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, तो कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र हैं 90, उसमें से उसकी लड़कियां कितनी है 40, तो 90 का 40% 36 हो जाएगा, तो 36 हो गया। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 35 और 36 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक कंसेप्ट और समझिए, जब भी कॉट ए कुछ भी दिया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया साइन ए इंटू में साइन बी दिया हुआ है, तो ये हमेशा 1 होगा कब, जब a प्लस बी अगर इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है तब। उसी प्रकार से कॉट a इंटू में कॉट b दिया हुआ है, तो वो भी 1 होगा कब, जब a प्लस बी 90 हो जाएगा। इस प्रकार से सभी रेशो का ऐसे ही चलता है।
तो सर यहाँ पर कॉट ए और ये कॉट बी अगर मान लूँ तो इन दोनों का सम देखिए 90 डिग्री हो रहा है, मल्टीप्लाई में सभी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मिलकर 1 बन जाएगा। बधाई हो। ये देखो इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, कॉट कॉट, तो ये भी बधाई हो, 1 हो गया। अब ये कॉट 60, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, सभी मल्टीप्लाई में तो है, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/√3। बधाई हो, तो आंसर आ गया 1/√3। ठीक है, चलिए। अ पब्लिशर सप्लाइज बुक टू बुक सेलर एट 20% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। एक पब्लिशर क्या करता है, 20% डिस्काउंट पर, मतलब लिस्ट प्राइस यदि उसका मान लेते हैं हम कितना है, 1574.80 है, तो इस पर वो 20% डिस्काउंट देकर बेचता है, दिया। लेकिन अब बुक सेलर क्या करता है, उस बुक को लिस्ट प्राइस पर बेचता है और उसका खर्चा इतना इतना होता है, तो उसका प्रॉफिट निकालिए। भैया पहले तो इसका 20% डिस्काउंट देकर कितने में बेच रहा है वो देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर देखिए 20% डिस्काउंट देना मतलब इसको कितने में बेचना, तो आप बोलेंगे सर 80%। सबसे पहले तो 20% जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वही तो इस दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फैक्ट्री में गया, वहां से मैंने कोई माल परचेस किया, मान लो 100 रुपए का माल था, 100 रुपए का माल मैंने परचेस करके लाया। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ लिखकर बता रहा हूँ आपको एग्जांपल से, कि 100 रुपए का माल मैंने फैक्ट्री से परचेस करके लाया, उसने 20% मेरे को डिस्काउंट दिया, तो 80 में मुझे पड़ा। अब मैं जितने में लाया हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन जितने का वो प्राइस बोला जा रहा था उतने में लिस्ट कर दे रहा हूँ, जितने का फैक्ट्री वाला प्राइस बोल रहा था। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा यही 20 रुपए ही तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना मेरा यहाँ पर। लेकिन मैं बोल देता हूँ यहाँ पर मान लो मेरा 4 रुपए खर्चा लग रहा है भैया कुछ ट्रांसपोर्टेशन में या पैकेजिंग में, तो वो सब करने के बाद मैंने 4 रुपए घटाया तो मेरा प्रॉफिट 16 रुपए आ जाएगा। तो यह क्या, ये इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही कर सकते हैं, मतलब जो 20% जो प्रॉफिट था, 20% जो था वही प्रॉफिट होगा, उसमें से जितना खर्चा आ रहा है उसको माइनस कर दो, तो एक्चुअल प्रॉफिट रुपए में वही बच जाएगा दुकानदार का। तो सर यहाँ पर वही तो बोला कि एक प्रकाशन एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 रुपए के अंकित मूल्य की वस्तु को 20% की छूट पर देता है। देने के बाद पुस्तक विक्रेता क्या करता है, उसको अंकित मूल्य पर बेचने की सोचता है, और उस पर जो खर्चा लगा है उसको काटने के बाद उसका लाभ कितना है ये बताइए। तो सर पहले तो 20% की वैल्यू निकाली, तो इसका 20% निकालेंगे हम, तो इसका 20%, इसका 10% कितना होगा, 157.480, इसका 10% है, 20% निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो 480 दूनी 48 दूनी 96, 960 हो जाएगा। पॉइंट 157 दूनी कितना होता है, तो 157 दूनी होता है 314। ठीक है, 314। ठीक है, तो ये इसका 2 टाइम्स आ गया, ये उसका 20% हो गया, लेकिन उसमें से भी उसका ये खर्चा माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 45.40 माइनस 0.56 किस में आ रहा है, एक ही में तो आ रहा है भैया 0.56, यही आंसर है। और देख लीजिए आपका मन नहीं मान रहा है तो नो, अभी भी नो आ गया, फिर तो प्रूफ हुआ। यहाँ पर ये माइनस कर 26, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। एक्स प्लस 1/x ये दिया हुआ है, एक्स जिसमें एक से बड़ा है तो इसकी वैल्यू निकाली। ऑब्वियस बात है एक से बड़ा भी होना चाहिए, एक से अगर छोटा आ जाएगा तो आंसर ये पॉसिबल नहीं है और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस 1/x अगर दिया हुआ है 5√2, तो मैं इसकी मदद से निकाल निकाल लेता हूँ x-1/x, x-1/x जो कि कितना होगा, 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर माइनस में 4 और उसका अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 माइनस 4 कितना हो जाएगा 46, तो ये अंडर रूट 46 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। अब हमको निकालना है एक्स माइनस 1/x, हमको क्यूब निकालना है। तो जब भी मान लो एक्स माइनस 1/x दिया हुआ है के, और आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k, ये होता है। तो हम क्या करेंगे सर, इसका क्यूब कर देंगे, तो हमको एक्स क्यूब, मतलब ये क्या है हमारा, ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो, अभी ये हमारा x-1/x है, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं सबसे पहले, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर सिंपल बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो वो आएगा 5√2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 46, तो ये 2 बनकर बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 अंडर रूट 23, ये आ गया। अब इसका क्यूब करेंगे ना, तो इसका क्यूब करने पर x³ माइनस 1/x³ बनेगा, और वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है कि अगर ये दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये मान लो स्क्वायर में दिया होता तो इसका क्यूब करते तो 6 पावर आ जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यदि k दिया हुआ है मतलब ये, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, k³ प्लस 3k, तो मतलब 10√23 का क्यूब प्लस 3k, मतलब 3 में 10√23। ठीक है, अच्छा 10√3 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा भाई साहब, तो 10√3 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ, 23 कॉमन ले लेता हूँ, तो 10√23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 100 और 23 टू 100 × 23 कितना हो जाएगा 2300, 2300 प्लस 3, तो 2303 हो जाएगा, 2303,
3 और 10 का एक जीरो लग जाएगा और अंडर रूट में 23, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक एंगल ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? भैया ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होती है, लास्ट क्लास में इसी पर बेस्ड एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट होती है जो यूनिवर्सल है और वो सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एक प्रॉपर्टी मैंने उस क्लास में और बताई है, यदि आपने सेट नहीं देखा तो लास्ट क्लास का सीजीएल का सेट देख कर आइए, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि साइड के बेस पर कि कौन साइड, दो साइड का स्क्वायर यदि थर्ड साइड के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। यदि वो बराबर आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यदि वो छोटा आ रहा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। इस तरीके की मैंने बातें बताई थी आपको। ठीक है, तो सर यहाँ पर अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको एंगल के बेस पर पूछा है, तो यहाँ पर किस एंगल का सम 180 हो रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 180 डिग्री हो रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ लैपटॉप इज मार्क्ड एट अ प्राइस ऑफ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक लैपटॉप को 20% ज्यादा मार्क किया जाता है, मतलब 120 में दिया जाता है। बोल रहा है कितना डिस्काउंट दिया जाए ताकि 5% का प्रॉफिट हो। 5% का प्रॉफिट मतलब 105 में बेचने का बोल रहा है वो, तो कितना डिस्काउंट दे दे यहाँ पर? तो सर 15 का डिस्काउंट दे दिया जाए 120 पर, तब तो वो 105 में बेचेगा। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 15 8 120, तो 1/8 कितना होता भैया? 12.5%। बड़ा ही इजी क्वेश्चन थे, इतने इजी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। देखिए ये इजी क्वेश्चन थे, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ तो था कि वो आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, सेकंड या थर्ड नंबर का, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो जब भी ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो उनको स्किप करके इजी क्वेश्चन पर आ जाया करो। इनको करने के बाद आपको समय मिलता है तो वापस आप बैक चले जाया करो। ठीक है, तो उसमें समय खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक बार में आपसे नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 मिनट का समय लगाया, तेज स्पीड में करा सॉल्व, और 2 मिनट में आपका वो आंसर नहीं आया जो ऑप्शन में था, फिर आप अगली बार समय देंगे तो भी आप लेट हो रहे हैं, और अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी आपने 2-3 मिनट तो खराब कर ही दिए। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है कि जो लास्ट में समय बचेगा उसमें उसको करना, तो स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, या तो आपके कैलकुलेशन में इतनी एक्यूरेसी हो कि आप उसको एक बार में सही कर दें। ठीक है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक है, और अगली क्लास आपकी लेकर आ रहा हूँ मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, 110 120 के 110 120 की रेंज में आपके मार्क्स यदि वेरी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आप कैसे नंबर को इंप्रूव करके 160 170 तक ले जा सकते हैं, तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो में नेक्स्ट हो सकता है कल या परसों में लेकर आता हूँ। तो वीडियो को पूरा जाकर देखना है, डेफिनेटली आपको उससे मदद मिलने वाली है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यदि आपको नेक्स्ट वीडियो कुछ और टॉपिक पर चाहिए, तो वो लिखकर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर लाऊंगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की क्लास का। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक, यदि 8% ब्याज लग रहा है एक साल में पर एनम 12 मंथ का, तो अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 महीने का, तो 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा? 4%। और सर एक साल का ब्याज निकालने का बोल रहे 50,000 का, तो सर हमको गोल्डन रेशियो पता होना चाहिए, डायमंड रेशियो मैंने आपको बताया 2:1 में। ठीक है, 4% दो बार लगेगा तो 4% यहाँ लगेगा, 4% यहाँ लगेगा। ठीक है, चलिए तो सर 2:1, 4% किसका? 50,000 का, 50,000 का 4% निकालो, तो आप बोलेंगे सर 50,000 का 4% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 50,000 का 4% हो जाएगा 2,000, और फिर 2,000 का 4% निकालिए, तो 2,000 का 4% कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 80। बस मल्टीप्लाई करिए, 2,000 टू जा 4,000 और प्लस 80 वन जा 80, तो 4,080 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? नहीं आई तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से कैसा होगा सर? 4% की बात थी, तो 4% की बात थी सर, दो बार लग रहा है ब्याज। 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब कोई भी राशि 25 के वर्ग से 26 का वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो 25 के वर्ग की वैल्यू दी हुई है आपको 50,000, 50,000। आप पहले 26 के वर्ग की वैल्यू निकालिए, फिर उनका डिफरेंस निकालिए, वो आएगा 4,080। तो ये टफ मेथड थी, इससे बेस्ट ही ये तरीका। ठीक है, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये रही आपकी पूरी क्लासेस। आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। उससे पहले आपकी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी आने वाली है, तो आप लोग यदि आप में से कोई भी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ वहां पर आपको पूरी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरा कंपाइलेशन में वहां पर डालने वाला हूँ। तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए तो जाकर वहां पर कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।